नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेनू है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाली हूँ। लेकिन घर में सभी लोग मुझे रिंकी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरी माँ मुझे प्यार से रिंकी कहकर बुलाती थी। तो इसी वजह से मुझे मेरे घर के और मेरे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग रिंकी के नाम से ही बुलाने लगे थे। तो इस कहानी में भी आप लोगों को मेरा नाम भानु की जगह रिंकी ही सुनने को मिलेगा। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वह आज से लगभग 13 साल पहले की है, क्योंकि आज मेरी उम्र लगभग 31 साल हो चुकी है। जब मेरी उम्र लगभग 9 साल की थी, उस दौरान हुई थी। अब इतनी कम उम्र में इतनी भयानक घटना होने की वजह से उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीती थी, इसको तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी इस कहानी को पूरा सुनने पर अंदाज़ा होगा कि आखिर मैंने इतनी कम उम्र में उन सब चीज़ों का सामना कैसे किया था। दरअसल इस कहानी को सुनने वाले जितने भी लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर किसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों ने एक चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, और वह चीज़ है उतारा। अब उतारा किस चीज़ का होता है और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे चलकर पता चलने वाला है। लेकिन मैं बेसिक फैक्ट के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि उतारा एक तंत्र मंत्र की क्रिया है जिसको झाड़ फूंक के दौरान काम में जाता है। गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया या फिर किसी के द्वारा काला जादू किया गया है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उस इंसान के ऊपर से उतारा दिया जाता है। अब ये किस तरीके से दिया जाता है और किस प्रकार से किसी इंसान के ऊपर से उतारे को उतारा जाता है, ये आप लोग अभी थोड़ी ही देर में इस कहानी में जानने वाले हैं। लेकिन आज की ये सारी कहानी इस उतारे के अगल बगल में ही घूमने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस एक उतारा नाम के टोटके की वजह से ही इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ वह भयानक घटना हुई थी। अब मैं एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि अगर कोई किसी गांव देहात से यह कहानी सुन रहा है, तो उसने भी अपने बचपन में यह चीज़ ज़रूर की होगी कि जब हम लोग बचपन में कहीं खेलने जाते थे तो हम लोगों को किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी सुनसान जगह पर रखी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती थीं जिन चीज़ों को हमें किसी भी हालत में अपने हाथ से छूना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी हम लोग बचपन के चलते या फिर वह चीज़ क्या है ये जानने की इच्छा के चलते कहीं ना कहीं वैसी चीज़ों को छू ही देते थे। और शायद कभी कभार तो उन चीज़ों को टच करने की वजह से या फिर उन चीज़ों को उठाकर अपने साथ अपने घर पर लाने की वजह से भी आप में से बहुत से लोगों के साथ कई बार कुछ छोटा मोटा वाक्य ज़रूर हुआ होगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वह कोई छोटा मोटा वाक्य नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी डरावनी घटना बन गई थी। दरअसल एक बार की बात है, हम लोगों की दिसंबर के महीने में स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, और उन सर्दियों की छुट्टियों में मैं मेरे दोस्तों के साथ हमारे गांव के बगल में ही जो पहाड़ी के पास में छोटा सा मैदान था वहाँ पर खेलने के लिए जाता था, क्योंकि हमारे गांव के साथ साथ अगल बगल के जितने भी गांव थे वहाँ के सभी बच्चे उसी जगह पर खेलने के लिए आते थे। लेकिन हम सभी के घर वालों के द्वारा हम लोगों को एक चीज़ के लिए साफ साफ मना किया जाता था, और जब भी हम लोग अपने घर वालों से यह कहकर निकलते थे कि हम लोग पहाड़ी के बगल में खेलने जा रहे हैं, तो हर बार मेरी माँ घर से निकलते वक्त मुझे एक बात ज़रूर कहती थी कि भूल से भी उस पहाड़ी के पीछे जाने की गलती मत करना। मेरी माँ की यह बात सुनकर मैं हर बार उसको यह कहकर निकल जाता था कि ठीक है माँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन एक दिन वह चीज़ मेरे दिमाग में नहीं रहती है और मैं एक ऐसी गलती कर बैठता हूँ जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उन सर्दियों की छुट्टियों के दौरान एक शाम जब हम लोग हमारे गांव के बगल में जो पहाड़ी थी उसके पास में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते ही हमारी जो क्रिकेट की गेंद थी वह उस खाली मैदान से थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। अब उस वक्त हम में से एक थोड़े बड़े भैया थे जो कि खेल रहे थे, और उन्होंने ही उस गेंद को इतनी ज़ोर से मारा था कि वह उस ग्राउंड से थोड़ा बाहर की तरफ चली गई थी। अब जिस तरफ वह गेंद गई थी उसी तरफ मैं उस गेंद को रोकने के लिए खड़ा हुआ था, यानी कि मैं उस साइड में फील्डिंग कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं जहाँ खड़ा था उस तरफ से गेंद पीछे गई थी, तो उसको लाने भी मुझे ही जाना था। इसीलिए जब मैं उस गेंद को लाने के लिए उस समतल ग्राउंड से पहाड़ी के बगल में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं उनको साइड में हटाते हुए जब उस गेंद को ढूंढने के लिए गया,
तो थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वहाँ पर मुझे वह गेंद तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरा मन उस चीज़ को देखते रहने का ही करने लगा था। क्योंकि जब मैं उस गेंद को वहाँ उठाने के लिए गया तो थोड़ी दूर अंदर जाते ही मुझे दिखाई दिया कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सफ़ेद रंग की बांस की टोकरी में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही मैंने वह चीज़ देखी तो मैं थोड़ा आगे जाकर गौर से उस चीज़ को देखता हूँ, और जब मैं वहाँ जाकर देखा हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस टोकरी के अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है, और उसका कपड़े के ऊपर रुपये का सिक्का, कुछ हल्दी, मेहंदी और घर में सब्जी बनाने के लिए जितने भी मसाले काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे मसाले, उनके साथ ही थोड़ा सा सिंदूर और कपड़े से बनी हुई एक काले रंग की छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी, जो दिखने में हूबहू किसी जिंदा इंसान की तरह दिखाई दे रही थी। यानी कि बनाने वाले ने उसको बहुत ही ध्यान से बनाया था। उसकी जो आंखें थीं, उन आंखों की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह छोटी सी गुड़िया उस टोकरी के अंदर बैठी हुई मेरी तरफ एक टकटकी लगाए हुए देख रही है और अपने मन में यह उम्मीद लगा रही है कि मैं उसको वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाऊं। अब इतनी छोटी उम्र में मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि आखिर इन सब चीज़ों को वहाँ पर किस लिए रखा गया है, लेकिन जैसे ही मैंने उस छोटी सी गुड़िया को देखा तो मेरा मन ऐसा किया कि मैं उसको उठाकर अपने साथ अपने घर पर ले जाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसको उठाकर अपने साथ वहाँ से ले आता, उससे पहले ही पीछे से मेरे उन दोस्तों की आवाज़ आती है कि अरे अब क्या अंदर वहीं पर खड़ा रहेगा, सभी लोग गेंद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मुझे यह आवाज़ सुनाई देती है तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं यहाँ से वापस उन लोगों के पास चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही शाम के वक्त हम सभी लोग खेलने के बाद घर पर चले जाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस इस जगह पर आऊँगा और इस गुड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाऊँगा। ये बात सोचकर उस वक्त तो मैं वहाँ से वापस लौट जाता हूँ, और लगभग 1 से 1.5 घंटा खेलने के बाद जैसे ही हल्का फुल्का आधे धरा होता है तो मैं और मेरे सारे दोस्त हर रोज़ की तरह अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन आज जब मैं अपने घर पर लौट रहा था तो मेरे मन में बार बार उस गुड़िया का ख्याल आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही मैं अपने दिमाग में यह भी तिकड़म लगा रहा था कि मैं किस तरीके से अपनी माँ को बहाना बनाकर कुछ देर के लिए इस तरफ आकर उस गुड़िया को उठाकर लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि एक बार खेलने के बाद घर पर जाने पर मेरी माँ किसी भी हाल में मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, जिसके चलते वह मेरा खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखती थी। भले ही शाम के वक्त वह मुझे थोड़ी देर खेलने के लिए भेज देती थी, लेकिन इस दौरान भी अगर मैं थोड़ा सा भी कभी घर पहुंचने में लेट हो जाता था तो वह मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। लेकिन मैं ये चीज़ जानता था कि उनका ये गुस्सा मेरे लिए उनके प्यार की वजह से ही है। पर आज जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो घर पर पहुंचकर कुछ देर पढ़ाई करने का नाटक करके मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि अरे माँ, मैं ज़रा संदीप के घर होकर आता हूँ। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझसे पूछती हैं कि भला आज तुझे संदीप के घर क्या काम है, और वह भी इस वक्त। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अरे नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कल स्कूल में मेरा टेस्ट लगने वाला है, तो इसीलिए मैं संदीप से उसकी होमवर्क की हुई एक नोटबुक लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें वह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कल मेरे टेस्ट में आने वाली हैं। अगर आज रात उसकी नोटबुक लाकर मैंने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं की तो कल स्कूल में कम नंबर आने पर टीचर मुझे मारेगी। अब मेरे मुंह से यह बात सुनकर मेरी माँ को लगा कि शायद अपना बच्चा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगा रहा है, तो इस वजह से वह मुझे संदीप के घर जाने की इजाज़त दे देती है। लेकिन मैं तो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि मुझे किसी भी हाल में संदीप के घर नहीं बल्कि पहाड़ी के बगल में वह जो जंगलनुमा इलाका था उसके अंदर जाकर उस गुड़िया को उठाकर लाना है, और वो भी इतना जल्दी कि जितना वक्त संदीप के घर जाकर आने में लगता है उतने ही वक्त में मुझे वह गुड़िया उठाकर लानी थी। लेकिन उस तरफ पहाड़ी के बगल में उस जंगल के अंदर जाने के लिए तो संदीप के घर जाने से भी ज़्यादा वक्त चाहिए था। इसीलिए जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देता हूँ, और गांव की गली से थोड़ा बगल में उस पहाड़ी की तरफ निकलते ही मैं दौड़ना स्टार्ट कर देता हूँ,
अब जिस मैदान में पहाड़ी के बगल में हम लोग खेलते थे, वहाँ तक तो मैं दौड़ते हुए चले जाता हूँ। लेकिन दिन ढलने के बाद जो अंधेरा हो चुका था, उस अंधेरे में अब उस जंगलनुमा इलाके को देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि उस वक्त मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। रात के वक्त भी जब मैं अपनी माँ के साथ सोता था तो मैं किसी भी हाल में उनको कमरे की लाइट बंद नहीं करने देता था, और सोते वक्त भी अपना एक हाथ उनके सीने के ऊपर रख कर ही सोता था। तो अब ऐसे में जो लड़का अंधेरे से इतना ज़्यादा डरता था, वो भला अंधेरे से डूबे हुए उस जंगल के अंदर अकेला कैसे जा सकता था। लेकिन उस वक्त पता नहीं, शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए मजबूर कर रही थी कि मैं उस जंगल के अंदर जाकर उस गुड़िया को वहाँ से उठा लाऊं। मेरा मन मुझे बार बार कह रहा था कि मैं फटाक से जाकर उस गुड़िया को वहाँ से उठा लूँगा और उसके बाद तुरंत ही भागते हुए अपने घर की तरफ आ जाऊँगा। इसीलिए मैं किसी तरीके से थोड़ी बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे अंधेरे में अपनी आँखों को तय हुए उस जंगली इलाके में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं, उनको साइड में करते हुए उस पेड़ की तरफ जाने लगता हूँ। अब वह जो पेड़ था वह काफ़ी दूर से ही बड़े ही साफ तरीके से दिखाई देता था, क्योंकि उस पहाड़ी के बगल में वह एकमात्र ऐसा पेड़ था जिसकी शुरुआत से ही आगे वह जंगलनुमा इलाका शुरू होता था। जिस जगह पर और जिस पेड़ के नीचे वो सारी चीज़ें रखी हुई थी, वह जगह तो जंगल की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। उसके आगे ना जंगल था जहाँ पर दिन के वक्त बड़े लोग भी जाने से डरते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन मुझे तो जिस जगह तक जाना था वहाँ पर जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं था। इसीलिए मैं चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे अंधेरे में उस पेड़ के नीचे पहुँच चुका था। अब उस वक्त तक ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल रात की तरह ही वहाँ पर घुप अंधेरा था, बल्कि अब भी डूबते हुए सूरज की हल्की फुल्की रोशनी उस पेड़ की पत्तियों से होते हुए वहाँ पर गिर रही थी। लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुका तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं तुरंत ही जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुँचा तो उस टोकरी के अंदर से दूर से ही लपक कर उस काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया को उठा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस गुड़िया को उस टोकरी के अंदर से उठाया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे बिल्कुल पीठ के पीछे कोई खड़ा है। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मेरी माँ ही मुझको ढूंढते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गई। अगर सच में वह यहाँ तक आ गई है तो फिर आज मेरी खैर नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने डरते डरते पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। पर उस वक्त तक मेरे डर का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब मैं एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। इसी वजह से मैं दबे पांव जल्दी जल्दी वहाँ से वापस गांव की तरफ निकलने की कोशिश करता हूँ। जिस वक्त मैं वहाँ से लौट रहा था उस वक्त मेरे कदमों की वजह से नीचे उस जंगली इलाके में जो छोटी छोटी घास उगी हुई थी, उस घास में चलते वक्त एक सरसर की आवाज़ आ रही थी, जो कि मेरे चलने की वजह से ही मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ साथ मेरे पीछे और कोई दूसरा शख्स भी चल रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ किसी एक इंसान के चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ साथ कोई दूसरा इंसान भी चल रहा है। लेकिन जब भी मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, और इसके साथ ही उस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई कहीं से किसी पेड़ के पीछे से छुपकर भी मेरे को देख रहा है। जब काफ़ी देर तक मुझे यह एहसास होने लगा तो जिस तरफ से मुझे किसी के देखने का एहसास हो रहा था, मैं उस तरफ अपनी गर्दन को घुमा कर देखता हूँ, और जैसे ही मैं उस तरफ अपनी नज़रों को दौड़ा कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई दिया कि एक पेड़ के पीछे से दो सफ़ेद रंग की चमकती हुई आँखें मेरे को ही घूर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे उस वक्त तक अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था कि वह जो कोई भी था मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। सिर्फ उस काले अंधेरे में मुझे उसकी वह सफ़ेद चमकती हुई आँखें ही दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही मुझे वह आँखें दिखाई देती हैं तो मैं वहाँ पर काफ़ी तेज़ चीखता हूँ, और उस गुड़िया को अपने हाथ की मुट्ठी में बिल्कुल कसक पकड़ते हुए मेरे से उस वक्त जितना तेज़ दौड़ा गया उतना तेज़ दौड़ते हुए मैं उस खाली मैदान तक पहुँच जाता हूँ
जिसमें हम लोग हर शाम खेला करते थे। अब उस खाली मैदान तक आने के बाद मेरा डर थोड़ा कम होता है और उसके बाद मैं फिर से तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलते हुए अपने गांव की तरफ चला आता हूँ। और जैसे ही मैं मेरे गांव की गली में पहुँचता हूँ तो फिर तो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगता हूँ, ताकि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि मैं कहीं से दौड़ते हुए आया हूँ या फिर किसी चीज़ की वजह से मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको चाहे मैं कितना ही छुपाने की कोशिश कर लेता, लेकिन मैं उन चीज़ों को छुपा नहीं पाया था। और घर पहुंचते ही तो जब मेरी माँ ने मुझे और मेरी उस हालत को देखा तो उनको इस बात पर पक्का यकीन हो गया कि मैं उनसे झूठ बोलकर संदीप के घर की जगह कहीं और गया था, क्योंकि आखिर में वह एक माँ थी और एक माँ अपने बच्चे की हालत देखकर उसके बारे में हर चीज़ समझ सकती है। इसी वजह से जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा तो उन्होंने मेरी तरफ देखते ही मुझसे कहा कि आ गया तो इतनी देर कहाँ लगा दी थी। तो मैं थोड़ा हक लाते हुए मेरी माँ से कहता हूँ कि अरे वो थोड़ा संदीप के पास बैठ गया था, उससे कुछ पढ़ाई के बारे में ही बातें होने लग गई थी। तो मेरे ऐसा कहते ही वह मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि तू तो संदीप के घर नोटबुक लेने गया था, तो फिर तेरे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया हुआ है, और तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तू कहीं से भागते हुए आया है। तो अब मेरी माँ के ऐसा कहते ही मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वह मुझसे कहती हैं कि झूठ मत बोल, अगर भागते हुए नहीं आया है तो फिर इतना हाफ क्यों रहा है। अब उनके ऐसा कहते ही मैं उस चीज़ को छुपाने के लिए उस वक्त मेरी माँ से एक और बोलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अरे जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो बगल में रहने वाली सविता चाची का कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, और आप तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना ज़्यादा डर लगता है। जब वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे लगा कि कहीं वह मुझे काट ना ले, इसीलिए मैं थोड़ा भागते हुए आया हूँ। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझे कहती है कि ठीक है, जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बना दिया है, आकर खाना खा ले। अभी वह मुझसे इतना कहकर रसोई की तरफ पल ही थी कि तभी अचानक से ही एक दो कदम उठाते ही वो रुक जाती हैं और फिर से मेरी तरफ पलटकर देखने लगती हैं। लेकिन इस बार वह मेरे चेहरे की तरफ नहीं बल्कि मेरे पैरों की तरफ देख रही थी। और जैसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वह मेरे पैरों की तरफ देख रही है तो मैं भी अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाकर अपने पैरों को देखता हूँ। और जब मैं अपने पैरों को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आज मेरा झूठ पकड़ा गया है और अब मैं ज़्यादा देर तक अपनी माँ से अपना झूठ नहीं छुपा पाऊँगा। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ अच्छी तरीके से छुपा ली थी और वह थी वह काले कपड़े से बनी हुई गुड़िया, जिसको मैंने पीछे की तरफ अपनी कमर के पास अपने पेंट के अंदर दबा रखा था और ऊपर से मेरी जो शर्ट थी उससे उसको अच्छी तरीके से ढक रखा था। साथ ही मेरी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में मेरी माँ की नज़र मेरी कमर पर पीछे की तरफ ना पड़े, क्योंकि जब मैंने उस गुड़िया को पीछे की तरफ छुपा रखा था तो किसी को भी देखकर ये बात आसानी से पता चल सकती थी कि मैंने वहाँ पर कुछ छुपा रखा है। इसीलिए मैं ताकते हुए अपनी माँ की तरफ ही देख रहा था। लेकिन अब जैसे ही उनकी नज़र मेरे पैरों की तरफ जाती है तो वह मुझसे कहती है कि झूठ बोल रहा है तू संदीप के घर नहीं बल्कि कहीं और ही गया था, क्योंकि तेरे पैरों पर यह जो मिट्टी लगी हुई है ये मिट्टी तो पहाड़ी के बगल वाली मिट्टी है। तू इस वक्त पहाड़ी के पास क्या लेने गया था मुझसे। इतना कहकर जैसे ही वह गुस्से में मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आती है मैं उनसे कहता हूँ कि माँ मुझे मारो मत, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। जिस वक्त मैं संदीप के घर गया था तो मैं सिर्फ संदीप के घर जाने का ही आपसे कह कर गया था, लेकिन जब मैं संदीप के घर गया तो वह अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था। लेकिन जाते वक्त जब मैंने उसको देखा तो मैं पीछे से उसको आवाज़ लगाता हूँ और उससे कहता हूँ कि अरे संदीप कहाँ जा रहा है स्विंग। मेरे को देखते ही मुझसे कहता है कि अरे यार तू भी मेरे साथ चल, जब हम लोग पहाड़ी के बगल में खेल रहे थे तो वहाँ पर मेरा कुछ सामान छूट गया था, उसको अभी की अभी वहाँ से लेकर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रात को बारिश आ गई और वह चीज़ बारिश में भीग गई तो वह पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से मैं संदीप के साथ उस पहाड़ी के बगल में गया था, लेकिन हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं गए थे, बल्कि हमारा वह खेलने का जो मैदान था वहीं तक जाकर उस चीज़ को उठाकर वापस आ गए थे।
अब मैंने ये बात अपनी माँ से इतनी भोली शक्ल बनाकर कही थी कि उनको तुरंत ही मेरी इस बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही वो मेरे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि आज के बाद शाम के वक्त कहीं नहीं जाएगा, और अगर किसी से कुछ सामान भी लेकर आना हो तो दिन में ही याद करके ले आया कर। साथ ही शाम के वक्त चाहे तुझे कोई कहीं पर भी अपने साथ चलने के लिए कहे, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तू कहीं नहीं जाएगा। उनके ऐसा कहने पर मैं अपने मुंह से बिना कुछ आवाज़ किए हाँ मैं अपना सिर हिला लेता हूँ। अब जब मेरी माँ मुझको इतना डरा हुआ और इतनी भोली शक्ल बनाए हुए देखती हैं तो फिर उनको भी मेरी वह हालत देखकर हंसी आ जाती है, और वह मुझसे कहती हैं कि चल, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले, आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद का खाना बनाया है। मुझसे यह बात कहकर वह रसोई के अंदर चली जाती है और मैं भी तबे पाँव अपने कमरे के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रात के वक्त भले ही मैं अपनी माँ के साथ उनके कमरे में सोता था, लेकिन मेरा पढ़ाई करने का कमरा अलग था और उसी कमरे में मेरा सारा सामान रहता था। पर रात को पढ़ाई करने के बाद सोने के लिए मैं अपनी माँ के पास ही उनके कमरे में जाता था, और शुरू से ही हम दोनों माँ बेटे एक साथ ही सोते थे, क्योंकि मेरे जो पापा थे वह उस वक्त आर्मी में थे, जिसके चलते उनका तो घर पर साल में यही कोई 2 से 3 बार आना होता था। तो ऐसे में घर पर सिर्फ मैं और मेरी माँ अकेले ही रहा करते थे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा बताया था कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा दादी किसी बीमारी के चलते गुजर चुके थे और मेरे पापा के कोई दूसरा भाई भी नहीं था। तो ऐसे में हमारी वह एक छोटी सी प्यारी सी सिंगल फैमिली ही थी। लेकिन मेरी उस एक हरकत की वजह से अब हमारी वह छोटी सी प्यारी सी सिंगल फैमिली के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आने वाली थी, इस बात का उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। अब उस दिन जैसे ही मेरी माँ मुझसे यह बात कहकर रसोई के अंदर जाती है तो मैं दौड़ते हुए सबसे पहले अपने उस पढ़ाई करने वाले कमरे के अंदर आता हूँ और वहाँ पर उस गुड़िया को एक टेबल के ऊपर रख देता हूँ, और फिर हाथ मुंह धोने के लिए हमारे घर के अंदर पीछे की तरफ जो नल लगा हुआ था वहाँ पर चला जाता हूँ। अभी मैं पीछे की तरफ हाथ मुंह धो ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे हमारे घर के अंदर से सोनम की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये सोनम नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में ये नया किरदार कौन आ गया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि सोनम हमारे बगल में रहने वाले छगन चाचा की लड़की थी, और उस वक्त वो घर पर आकर मेरी मम्मी से कुछ कह रही थी। अब जैसे ही मैंने सोनम की आवाज़ सुनी तो मैं भी हाथ मुंह धोकर घर के आंगन से होते हुए रसोई की तरफ ही जाता हूँ, जहाँ पर वह मेरी माँ को खड़े खड़े कुछ कह रही थी। वहाँ जाकर मैं भी उन दोनों की उस बातचीत में दखल डालते हुए मेरी माँ से पूछता हूँ कि क्या हुआ माँ, सोनम दीदी इतना परेशान क्यों दिख रही है। तो मेरे ऐसा कहते ही मेरी माँ मुझे कहती है कि तू जल्दी से पहन कर आ जा, क्योंकि हम लोगों को अभी के अभी सविता काकी के घर पर चलना है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब सोनम की तरह ही ये सविता काकी का नाम सुनकर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब यह एक और कहानी में नया किरदार कौन है। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सविता काकी हमारे पड़ोस में ही रहने वाली एक औरत थी, लेकिन उनकी भी एक दुख भरी कहानी थी, और वह कहानी यह थी कि शादी को लगभग 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। साथ ही उनके घर में हमारी तरह ही कोई दूसरा ऐसा परिवार, यानी कि कोई दूसरी ऐसी औरत भी नहीं थी जिसको बच्चा हो। तो ऐसे में शादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक उनके घर का आंगन बिल्कुल सुना सुना रहता था, जिसमें अब तक भी किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। तो इसी चीज़ के चलते जब हम लोग कभी कभार हमारे मोहल्ले के अंदर उस गली में खेलते रहते थे, तो सविता काकी अपने घर की मुंडेर पर बैठी बैठी बड़े ही गौर से हम बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश होती रहती थी। और ख़ास तौर पर उनको मेरे से तो बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वह मेरी माँ की सहेली थी। इस वजह से मेरी माँ का और उनका एक दूसरे के घर पर आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते जब भी वह हमारे घर पर आती थी तो हर बार मुझसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया करती थी, और उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। शादी के इतने साल बाद तक भी बच्चे ना होने के बावजूद भी वह किसी दूसरे के बच्चे को देखकर उसे झलती नहीं थी, बल्कि वह गांव के हर बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा लगाव मुझसे ही था। घर पर
जब वह अकेली रहती थी तो अक्सर मुझको खिलाने के लिए मेरे घर पर आ जाया करती थी। हालांकि अब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन जब मेरी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास में थी तो मेरी माँ मुझे अक्सर बताती हैं कि उनसे ज़्यादा तो मुझे सविता काकी ने ही अपनी में खिलाया था और मुझे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करती थी। लेकिन आज पता नहीं उनको अचानक से क्या हो गया था जिसकी वजह से सोनम मेरी माँ को बुलाने के लिए आई थी। पर वैसे भी अक्सर जब भी उनके घर पर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी वह सबसे पहले अपनी सहेली यानी कि मेरी माँ को ही याद करती थी। शायद इसीलिए इस बार भी जब उनको कुछ दिक्कत हुई थी तो उन्होंने मेरी माँ को बुलाया था और मेरी माँ भी उनके एक बुलावे पर ही दौड़ी दौड़ी उनके घर पर चली जाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि रात के लगभग 8 बजे का वक्त हो चुका था तो इस वजह से मेरी माँ मुझे अकेला घर पर छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि तू जल्दी से स्वेटर पहन ले, हम लोगों को सविता काकी के घर पर चल कर आना है। अब मैं कि ऐसा कहते ही मैं फिर से घर के आंगन से होते हुए दौड़ा दौड़ा कमरे के अंदर जाता हूँ और स्वेटर पहनने के बाद मेरे उस कमरे के अंदर टेबल पर रखी हुई उस काले रंग की गुड़िया को उठाकर अपने साथ स्वेटर के अंदर छुपाते हुए सविता काकी के घर पर चला जाता हूँ। उस वक्त मेरे साथ मेरी माँ भी उनके घर पर गई थी, या फिर यूं कहूँ कि मैं मेरी माँ के साथ उनके घर पर गया था। लेकिन उनके घर पर जाते ही मैं देखता हूँ कि सविता काकी को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं और मेरी माँ के साथ साथ मोहल्ले की बाकी की जितनी भी औरतें और लड़कियाँ थीं वो उनके घर पर इकट्ठा हो रखी थी मर्द जात के नाम पर। सिर्फ मैं ही वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो उस वक्त मेरी माँ के साथ वहाँ गया था। उस टाइम पर सविता चाची की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब हालत को देखकर भी वहाँ मौजूद सभी औरतों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी वाली मुस्कान थी और वह बार बार एक दूसरे से कुछ बतिया रही थी। लेकिन वहाँ पर क्या चल रहा था इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया था कि अगर जल्द ही मैंने इस गुड़िया को कहीं पर नहीं छुपाया तो शायद इसको कोई देख लेगा, और अगर मेरी माँ को कोई एक बार इसके बारे में पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेंगी। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अभी तो मैं इस गुड़िया को सविता काकी के घर पर ही कहीं छुपा देता हूँ और जब अपनी माँ के साथ घर पर लौटूंगा तो इसको अपने साथ वापस ले जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि आज हमारा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होने वाला है। और मुझे ये बात भी पता थी कि मोहल्ले की सभी औरतों के वापस लौट जाने के बाद भी मेरी माँ अकेले में सविता के साथ बैठकर काफ़ी देर तक कुछ बतियाने वाली है, क्योंकि ये चीज़ अक्सर होती थी जब भी मैं अपनी माँ के साथ सविता काकी के घर किसी भी काम से जाता था तो एक दो औरतें जो वहाँ पर पहले से बैठी रहती थीं उनके जाने के बाद भी मेरी माँ की और सविता काकी की अक्सर कुछ पर्सनल बातें हुआ करती थी। तो इस बात की वजह से उस दिन मुझे यह अंदाज़ा था कि हम लोग काफ़ी लेट तक यहाँ से अपने घर लौटने वाले हैं और तब तक मैं अपनी स्वेटर के अंदर उस गुड़िया को नहीं रख सकता था। इसी वजह से मैं सविता काकी के घर के आंगन के अंदर ही जो छोटा सा लकड़ी का बना हुआ संदूक रखा हुआ था उस संदूक के अंदर उस बुढ़िया को रख देता हूँ। पर वह संदूक इतना छोटा था कि उसके अंदर सिर्फ वह गुड़िया ही रखी जा सकती थी। इस वजह से मैं उसको उसके अंदर रख कर उसको वापस बंद कर देता हूँ और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उन सब चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए उन औरतों के बीच चला जाता हूँ। लेकिन उस दिन वह सब कुछ होने के बाद रात के लगभग 11 बजे के आसपास मैं अपनी माँ के साथ वापस अपने घर पर लौटता हूँ। तो नींद काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ कि मैंने वो गुड़िया सविता काकी के घर पर ही छोड़ दी है, यानी कि मैं उसको अपने साथ वापस अपने घर पर लाना भूल जाता हूँ। क्योंकि उस टाइम बचपन में मेरी यह आदत रहती थी कि रात के लगभग 9 बजते ही मुझे नींद आने लग जाती थी और उस दिन भी मैं सविता काकी के घर पर ही सो गया था। क्योंकि उस दिन जब मुझे नींद आने लगी थी और मैंने मेरी माँ के बगल में धीरे से जाकर कान में ये बात बोली कि माँ मुझे नींद आ रही है, तो वह मुझसे कहती हैं कि तू सविता काकी के कमरे के अंदर जो दूसरा बिस्तर लगा हुआ है उसके ऊपर सो जा, जब मैं घर पर जाऊंगी तो तुझे उठा लूंगी। अब माँ के ऐसा कहते ही मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं खाना न खाने के बावजूद भी मुझे इतनी तेज़ नींद क्यों आ रही थी। उस वक्त तक
तो मैंने अपने घर पर खाना खाया ही नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा ही था कि मैंने तेरी मनपसंद का खाना बनाया है, तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ। लेकिन जब मैं हाथ मुंह धोकर आया तब तक तो सोनम दीदी घर पर आई हुई थी और उसके बाद हम लोग सब चीज़ों को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही सविता काक के घर पर आ गए थे। लेकिन फिर भी उस दिन मुझे वहाँ पर नींद आ जाती है। अब रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेरी माँ मुझे वहाँ से उठाती है और मैं नींद में ही चलते हुए अपने घर पर आ जाता हूँ। घर पर आने के बाद मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खिलाती है और फिर मैं सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो उठने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो कल रात को वह काले रंग की गुड़िया सविता काकी के घर पर ही छोड़ दी है। तो अब मैं किसी भी हाल में कुछ बहाना बनाकर सविता काकी के घर पर जाकर उनके घर के आंगन के अंदर जिस छोटी सी लकड़ी के संदूक के अंदर मैंने वह गुड़िया रखी थी उसको वहाँ से निकालना चाहता था। इसीलिए दूसरे दिन जब मैं अपनी माँ से शाम के वक्त उस पहाड़ी के बगल में खेलने का कहकर अपने घर से निकलता हूँ तो मैं वहाँ खेलने जाने से पहले सविता काकी के घर पर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर के दरवाजे के पास पहुँचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस दिन उनके घर का जो बड़ा सा दरवाज़ा था वह बंद पड़ा हुआ था। उस बंद दरवाजे को देखकर एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद सविता काकी कहीं गई हुई हैं और वह घर पर नहीं हैं। लेकिन फिर मैंने गौर से जब देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वह दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं था। उस चीज़ को देखकर जैसे ही मैं अपने हाथ से उसको थोड़ा सा धक्का लगाता हूँ तो वह धीरे धीरे खुलने लगता है। अब जैसे ही वह दरवाज़ा खुला तो मैं दरवाजे के खुलने के बाद हर रोज़ की तरह बड़े ही नॉर्मल तरीके से उनके घर के अंदर जाने लगता हूँ। लेकिन आज जब मैं उनके घर के अंदर जा रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस घर के अंदर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। बाकी के दिनों उस घर के अंदर जाने पर जो फीलिंग आती थी उस दिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि सविता काकी का जो घर था वह एक बहुत ही बड़ा और पुराने ज़माने का टाइप का बना हुआ घर था, जिसमें सबसे पहले तो बड़ा सा दरवाज़ा आता था जहाँ पर एक छोटा सा होल के टाइप का कुछ बना हुआ था और उसके बाद से उनके घर का आंगन शुरू होता था और फिर आगे जाकर उनके रहने के कमरे बने हुए थे। लेकिन आज जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलकर उस छोटे से होल से होते हुए उनके घर के आंगन में गया तो पूरे घर में सविता काकी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब मैं उनके घर के आंगन के अंदर जिस जगह पर कल वह संदूक रखा हुआ था उस जगह पर अपनी नज़रें दौड़ा आता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अब वह संदूक वहाँ से गायब है। यानी कि शायद सविता काकी ने वह संदूक उठाकर कहीं पर रख दिया था, क्योंकि आंगन के अंदर जिस जगह पर वह छोटा सा संदूक दीवार के पास में रखा हुआ था वह जगह बिल्कुल खाली थी। ये चीज़ देखकर मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा भोला बनते हुए सविता काकी की गोद में जाकर बैठूंगा और उसके बाद उनसे पूछूंगा कि उन्होंने वह संदूक कहाँ रख दिया है, क्योंकि उस संदूक के अंदर मैंने कल रात को अपनी खेलने वाली गुड़िया रखी थी और अब मुझे वह गुड़िया चाहिए। यही बात सोचकर मैं थोड़ी सी भोली भाली आवाज़ निकालते हुए वहाँ उनके घर के आंगन के अंदर खड़ा खड़ा ही उन्हें आवाज़ लगाता हूँ कि सविता काकी, अरे सविता काकी कहाँ हो आप। अब इसी तरह मैंने वहाँ खड़े होकर बहुत बार उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने पलटकर मुझे मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि कहीं वह सच में ही तो बाहर नहीं गई हुई है। हो सकता है शायद जाते वक्त वह ठीक तरीके से दरवाजे को बंद करना भूल गई हो। यही बात सोचकर अब मैं वहाँ से वापस पीछे की तरफ पलटकर उनके घर से निकलने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर के आंगन को पार करके दरवाजे के पास में बने हुए उस पुराने ज़माने वाले होल के पास पहुंचा तो मुझे पीछे की तरफ से सविता काकी की आवाज़ सुनाई देती है। वो मुझसे कहती है कि अरे रिंकी बेटा, मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे। अब जैसे ही मैंने सविता काकी की यह आवाज़ सुनी तो मैं अचानक से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूँ, लेकिन इस बार मुझे उनकी आवाज़ कुछ बदली बदली सी लगी थी। ऐसा लगा था कि जैसे उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन हो। उनकी आवाज़ जो कि हर बार मुझे काफ़ी सुरीली लगती थी, इस बार वो मुझे मेरे कानों में थोड़ी सी चुभती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उनका गला थोड़ा ख़राब है। पर अब जैसे ही मैंने उनकी वह आवाज़ सुनी और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो इस बार
मुझे सविता काकी के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझे प्यार भरी नज़रों से नहीं बल्कि किन्हीं और ही नज़रों से देख रही हैं। लेकिन उस वक्त उनके स्वभाव में यह बदलाव क्यों आया था, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मैं उनसे कहता हूँ कि अरे काकी, वह कल रात को जब मैं आपके घर पर आया था तो मेरा एक खिलौना आपके घर पर रह गया था, तो मैंने सोचा कि अब जाकर काकी से ले आता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही सविता काकी मुझसे एक अजीब सी गुड़ती हुई आवाज़ में कहती हैं कि वह खिलौना तुझे कभी भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि उस खिलौने को तो मैंने अपने पास रख लिया है। अब जैसे ही मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी तो मैं मन ही मन सोचता हूँ कि भला सविता काकी को किसी खिलौने की क्या ज़रूरत है। वह मेरी तरह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको खिलौने की ज़रूरत है। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मैं उनसे कहता हूँ कि दे दो ना काकी, मैं तो बड़ी मुश्किल से उसको कहीं से उठाकर लेकर आया था और अब उसको आपने रख लिया। तो मेरे ऐसा कहते ही वह मुझसे कहती है कि ठीक है, मैं तुझे तेरा वह खिलौना लौटा दूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद, अभी तो कुछ दिनों तक उसको मेरे पास ही रहने दे। मेरे से ये बात कहते कहते वह अपने घर के आंगन से चलते हुए मेरे पास आ जाती है और फिर मेरा एक हाथ पकड़कर मुझसे कहती है कि चल अंदर चल, आज मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। अब जैसे ही वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर लेकर गई तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने कमरे के अंदर चारों तरफ की दीवारों पर एक गुड़िया का चित्र बना रखा था, और वह जो चित्र था वह दिखने में बिल्कुल हूबहू उसी गुड़िया की तरह का था जिसको मैं उस पेड़ के नीचे से उठाकर लाया था। लेकिन उन्होंने वह चित्र किसी कागज़ के ऊपर नहीं बल्कि दीवार को कुरेद कुरेद कर बनाया था। उस कमरे की चारों तरफ की दीवारों के ऊपर बने हुए उस गुड़िया के चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस चित्र को किसी चीज़ से इस दीवार के प्लास्टर को कुरेद कर बनाया गया हो। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद जैसे ही मेरी नज़रें सविता काकी के हाथ की उंगलियों की तरफ जाती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उनके हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से छिली हुई हैं और उनकी उंगलियों के नाखूनों में उस दीवार के प्लास्टर का काफ़ी सारा पाउडर भरा हुआ है। तो उस चीज़ को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद इन्होंने अपने हाथ से ही इस दीवार के ऊपर खरोच कर यह सारे चित्र बनाए हैं। पर उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि इनको तो यह सब करने पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, तो फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब उस दिन तो मैं किसी तरीके से बहाना बनाकर उनके घर से वापस अपने घर की तरफ लौट आता हूँ। लेकिन तब तक भी मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि इन सब चीज़ों से ही आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल अब जिस दिन से मैंने सविता काकी के घर पर उस काले रंग की गुड़िया छोड़ी थी, उसी दिन से सविता काकी का अपने घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा कम हो गया था और ना ही वह हमारे घर पर आती थी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि उनके स्वभाव में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। जब कभी भी वह किसी काम से अपने घर से बाहर निकलती थी और अगर कोई मोहल्ले का शख्स उनसे कुछ पूछ लेता था या उनसे कुछ बात करना चाहता था तो वह उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती थी। उनके उस स्वभाव को देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इतने सालों के बाद उनके घर में एक खुशी लौटने वाली है, तो शायद यह उसी के चलते उनके स्वभाव में बदलाव आया है। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। क्योंकि उस रात जब मैं और मेरी माँ सविता काकी के घर पर गए थे तभी मोहल्ले के सभी लोगों को इस बात का पता चल चुका था कि सविता काकी पेट से हैं, और उस दिन उनकी वो जो उल्टियाँ हो रही थीं वो इसी वजह से हो रही थी। लेकिन इस चीज़ की वजह से मोहल्ले के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पर शायद उसी दिन से सविता काकी के घर पर किसी डरावनी आहट की दस्तक हो चुकी थी। अब एक दिन फिर से मेरा किसी काम से सविता काकी के घर पर जाना होता है, क्योंकि मेरी माँ ने ही मुझे कुछ सामान देकर उनके घर पर भेजा था। अब उस दिन जैसे ही मैं उनके घर पर गया तो मुझे उनके घर का दरवाज़ा खोलते ही उनके घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, जैसे कि कोई बहुत बुरी चीज़ उनके घर के अंदर सड़ रही हो। उस बदबू को महसूस करते ही मैंने सोचा कि आखिर इस बदबू के साथ सविता काकी इस घर के अंदर कैसे रह पा रही हैं। इस बार जैसे ही मैं उनके घर के दरवाजे को खोलकर थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो मुझे दिखाई दिया कि उनके घर के आंगन के कोने में मरे हुए कबूतरों के पंखों का ढेर लगा हुआ है। साथ ही वहाँ पर उस दीवार पर भी कोने में काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था।
उस खून को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खून उन्हीं मरे हुए कबूतरों का ही है। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से अपने एक हाथ से अपनी नाक को ढकते हुए सविता काकी को आवाज़ लगाना शुरू किया। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उनको आवाज़ लगाई तो मेरे एक बार आवाज़ लगाते ही वह अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकल कर आई तो उनको देखते ही मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उनका रूप इतना ज़्यादा भयानक था कि उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह सभी वही सविता काकी हैं जो कभी हम बच्चों को बहुत प्यार से अपनी गोद के अंदर खिलाया करती थी। क्योंकि जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे दिखाई दिया कि वह किसी इंसान की तरह चलते हुए मेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि वह किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर चलते हुए आ रही थी। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से कोई कुत्ता या बिल्ली अपने 4 हाथ पैरों पर सीधा चलता है, वह उस वक्त उस तरीके से भी अपने चारों हाथ पैरों पर नहीं चल रही थी, बल्कि वह उल्टा होकर अपने चारों हाथ पैरों पर चल रही थी। मतलब उनका चेहरा और आगे का धड़, यानी कि उनके सामने की तरफ का सीना, वो तो ऊपर की तरफ था और वह उल्टी होकर अपने हाथ पैरों के बल चल रही थी। साथ ही उस वक्त उनके सिर के पूरे बाल खुले हुए थे और उनके होठों पर उस दीवार पर लगे हुए खून की तरह का ही चमकता हुआ कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। उस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सारे मरे हुए कबूतरों को उन्हीं ने मार कर खाया है। लेकिन इसके साथ ही उनके शरीर की जो चमड़ी थी उसके ऊपर भी मुझे एक अजीब सा बदलाव नज़र आ रहा था, क्योंकि अभी तो सविता काकी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास में ही थी, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल किसी 20 से 22 साल की जवान औरत की तरह नई नवेली दिखाई देती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने उनको देखा तो उनका शरीर पूरी तरीके से सूख कर पिचक चुका था और वह किसी अधेड़ उम्र की औरत की तरह दिखाई दे रही थी। साथ ही उनकी आंखों के चारों तरफ काले रंग के घेरे बन चुके थे। ये चीज़ देखकर मैं समझ गया था कि सविता काकी आज नॉर्मल नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब मैंने वहाँ खड़े खड़े धीरे धीरे एक अजीब सी डरती हुई आवाज़ में उनसे कहा कि आप ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप इस मजाक को यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही वह उल्टी होकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। और इसके साथ ही जो मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ लगी वो यह थी कि उस टाइम पर सविता काकी की आंखें पूरी तरीके से किसी अंडे की तरह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही थी। यानी कि हम लोगों की आंखों के बीच जो काले रंग का कांच होता है वह उस टाइम पर उनकी आंखों के अंदर से गायब था, या फिर यूं कहूं कि वह ऊपर की तरफ छड़ा हुआ था। अब ये चीज़ देखते ही मैं काफ़ी तेज़ दौड़ते हुए उनके घर से बाहर आ जाता हूँ और अपने घर पर जाकर यह सारी की सारी चीज़ें मेरी माँ को बताता हूँ। अब जैसे ही मेरी माँ मेरे मुंह से यह बातें सुनती हैं तो वह मुझसे कहती हैं कि नहीं नहीं, शायद उसने तेरे साथ कुछ मजाक किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-4 दिन पहले ही वह मुझे मार्केट से कुछ सामान लेकर आती हुई मिली थी, तब तो वह बड़ी ठीक ठाक दिख रही थी। हालांकि उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसको घर पर जाकर आराम करना है। इस वजह से उस टाइम पर मेरी और उसकी ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, लेकिन वह मुझे बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आई थी। मेरी माँ के मुंह से यह बात सुनते ही मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। सविता काकी आज नॉर्मल नहीं थी और ना ही वह कोई नाटक कर रही थी, बल्कि वह सच में ही किसी चुड़ैल या डायन की तरह बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। और पिछले कुछ दिनों से तो बंशी काका भी किसी काम से शहर गए हुए हैं, तो ऐसे में वह अपने घर पर बिल्कुल अकेली ही हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो काका थे वो सविता काकी के घर वाले थे, यानी कि उनके पति थे। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस टाइम पर वह अपने किसी काम से शहर गए हुए थे। लेकिन उनके शहर जाने के बाद ही मोहल्ले में सभी लोगों को यह बात पता चली थी कि सविता काकी पेट से हैं और अब वह माँ बनने वाली हैं। लेकिन बंशी काका का जो काम था वह लगभग 2 से 3 महीने का था, तो ऐसे में वह कुछ दिनों बाद ही लौटने वाले थे। और जिस वक्त सविता काकी को खुद को यह बात पता चली थी कि वह पेट से हैं, तो उन्होंने सभी मोहल्ले वालों को बंशी काका को यह बात बताने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह ये चाहती थी कि जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर पर लौटे तो वह उनको इस बात का सरप्राइज़ देंगी, क्योंकि वह ये खुशी उनके आमने सामने बैठकर उनसे शेयर करना चाहती थी।
इसी वजह से मोहल्ले के सब लोग उनकी बात को समझ जाते हैं और कोई भी फ़ोन करके बंशी काका को यह बात नहीं बताता है कि वह पिता बनने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही मेरी माँ ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। पर जो हाल मैंने मेरी माँ को सविता काकी का बताया था, उस हाल को सुनने के बाद उनकी भी अकेले उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। इसी वजह से वह मोहल्ले के अगल बगल की 1-2 औरतों को और अपने साथ ले जाती हैं और फिर उसके बाद उन सभी औरतों के साथ उनके घर पर जाती हैं। अब जैसे ही वह उनके घर पर गई तो वह देखती है कि सविता काकी अपने घर के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि उनके घर का जो खुला हुआ आंगन था, उसके बीच में एक रस्सी के बल किसी चमगादड़ की तरह उल्टे पैरों से लटकी हुई है। और जिस वक्त वह लटकी हुई थी उस वक्त उनको इस बात का भी होश नहीं था कि उल्टे लटकने की वजह से उनकी पूरी की पूरी साड़ी नीचे की तरफ आई हुई है और नीचे की तरफ का उनका जो शरीर का हिस्सा था वह बिल्कुल बिना कपड़ों के साफ साफ दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है। पर वह तो उस वक्त अच्छा हुआ कि उनको मेरी मम्मी ने और मोहल्ले की बाकी की औरतों ने ही सबसे पहले इस हालत में देखा था। इस वजह से वह दूर से ही एक कपड़ा उठाकर उनके शरीर के ऊपर डाल देती हैं। लेकिन जब उन्होंने किसी तरह से मशक्क़त करके उनको नीचे उतारा तो उनकी हालत देखकर सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि सविता काकी के ऊपर किसी डरावनी चीज़ का साया है और वह इस वक्त अपने वश में नहीं है। इसके साथ ही सभी लोगों को यह लग रहा था कि ये चीज़ उनके साथ इस वजह से हुई है कि क्योंकि वह पेट से हैं और हो सकता है ऐसी हालत में वह किसी गलत टाइम पर अपने घर से निकल गई और कोई भटकती हुई रूह उनके साथ उनके शरीर के ऊपर हावी होकर उनके घर के अंदर आ गई है। लेकिन शायद जो असल वजह थी वह अब तक भी किसी को पता नहीं थी। पर जब असल वजह का सब लोगों को पता चलने वाला था तो सभी लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसकने वाली थी। अब जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन के लगभग 1 हफ्ते बाद से ही हमारे मोहल्ले में रहने वाले रामलाल जी के बाड़े में से एक एक करके उनकी बकरियां गायब होने लगी थीं। लेकिन मोहल्ले में किसी को भी इस बात का पता नहीं चल रहा था कि आखिर उनके बाड़े से उनकी बकरियों को गायब कौन कर रहा है। पर एक दिन जब मैं अपने घर पर खेल रहा था तो मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि चल रिंकी सविता काकी के घर पर चलकर आते हैं, उनका हालचाल पूछे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो मैं ज़रा देख कर आती हूँ कि कहीं उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं है। ऐसे नाजुक टाइम पर गर्भवती औरत को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तू जब मेरे पेट में था तो सविता काकी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, तो ऐसे में आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग ऐसे टाइम पर उनका ध्यान रखें। और ऊपर से बंशी काका भी घर पर नहीं है, तो ऐसे में तो हम लोगों को सविता काकी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब उस दिन इसी तरह की बातें करते हुए मैं और मेरी माँ सविता काकी के घर पर जाते हैं। इस बार भी जब हम लोग उनके घर पर गए तो उनके घर में घुसते ही मुझे वही भयानक बदबू आने लगती है। लेकिन इस बार वह बदबू सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी महसूस हो रही थी। इसी वजह से उस घर के अंदर घुसते ही वह भी मेरे साथ साथ नाक चढ़ाने लगती है और मेरी तरफ इशारा करके मुझसे पूछती हैं कि आखिर यह बदबू किस चीज़ की आ रही है। लेकिन क्योंकि मुझे भी इस बात का पता नहीं था, इस वजह से मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में यह था कि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने इस घर के अंदर आंगन के कोने में मरे हुए कबूतरों के पंखों का लगा हुआ ढेर देखा था, जिसको देखकर मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि हो ना हो यह बदबू ज़रूर उन मरे हुए कबूतरों के मलमास की ही आ रही है। लेकिन इस बार जब हम लोग उनके घर के अंदर गए तो इस बार हमें उनके घर के अंदर सिर्फ मरे हुए कबूतर ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी पड़ी हुई दिखाई दी। और उनके घर का जो आंगन था वह किसी पूछे तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और हर तरफ जानवरों की हड्डियां और उनके शरीर की खोल पड़ी हुई थी, यानी कि उनके शरीर के अंदर का मांस निकालने के बाद उनके ऊपर की जो चमड़ी बच गई थी वह जगह जगह पर उस घर के आंगन में इधर उधर पड़ी हुई थी। इस चीज़ को देखकर मेरे साथ साथ मेरी माँ भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य मैंने और मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन तभी हमें उस घर के अंदर एक कमरे में से किसी चीज़ को अजीब तरीके से चबा चबा कर खाने की आवाज़ आती है। जैसे ही इस बार हमें वह आवाज़ आती है तो हम लोग देखते हैं कि उस कमरे के अंदर और कोई नहीं बल्कि सविता काकी ही बैठी हुई है। लेकिन उस वक्त उनकी पीठ हमारी तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था।
लेकिन तभी जब मेरी माँ उन्हें आवाज़ लगाकर कहती है कि अरे सविता, तू वहाँ इस तरीके से क्यों बैठी हुई है और यह तेरे घर का क्या हाल हो रखा है, इतने कटे फटे जानवर कहाँ से आ गए तेरे घर में। अभी मेरी माँ ने सविता काकी से इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ही वह एक झटके के साथ पलटकर मेरी माँ की तरफ देखती है। लेकिन जैसे ही वह मेरी माँ की तरफ देखती हैं तो उनके चेहरे का हाल और उस वक्त जो चीज़ वह कर रही थी उसको देखकर मेरी माँ के मुंह से एक चीख निकल जाती है और वह इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वह उसी वक्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस घर के बाहर भगाने के लिए कहती हैं और मेरे साथ साथ खुद भी भागने लगती हैं। क्योंकि जब सविता काकी ने हमारी तरफ पलट कर देखा तो हमें दिखाई दिया कि उस वक्त वह एक आधे कटे हुए जानवर के शरीर से उसके मांस को अपने मुंह से निकाल कर कच्चा ही चबा रही है, जिसकी वजह से उनके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। और इस बार भी उनकी आंखें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसी पिछली बार मुझे दिखाई दी थी। लेकिन इतना सब कुछ मांस वगैरह खाने के बावजूद भी उनका शरीर पूरी तरीके से सूख कर कांटा हो गया था। पर इससे पहले कि हम लोग इससे आगे कुछ भी पूछ या समझ पाते, हमें वह नज़ारा दिखाई देते ही हम भागते हुए उनके घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर उनके घर से बाहर आने के बाद मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि सविता के ऊपर तो किसी डायन का साया है, वह अपने ही घर के अंदर जानवरों को मार मार कर खा रही है। और इतने दिनों से रामलाल ताऊ जी की जो बकरियां गायब हो रही थीं, उन सभी बकरियों की कटी फटी टांगे उसके घर के अंदर पड़ी हुई हैं। अब ये बात सुनते ही सभी के सभी मोहल्ले वाले उसके घर के अंदर जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही फिर से मैं और मेरी माँ बाकी के मोहल्ले के लोगों के साथ उनके घर के अंदर गए तो तब तक सविता काकी उस कमरे से घर के आंगन में आ चुकी थी। लेकिन उस टाइम वह वहाँ पर आंगन के अंदर बड़े ही अजीब तरीके से बैठी हुई थी। साथ ही उनके हाथ में बकरी की कटी हुई एक टांग भी थी, जिसको वह हम लोगों की तरफ देखकर गुर्रा हुए चबा चबा कर खा रही थी। अब जैसे ही सभी लोगों ने यह चीज़ देखी तो सब लोग डर के मारे भागकर एक बार फिर से उनके घर से बाहर चले जाते हैं। और जो मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग लोग थे वह उसी वक्त काकी के घर के दरवाजे को बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं, क्योंकि सब लोगों का ऐसा मानना था कि ये सब कुछ सविता काकी अपने मन से नहीं कर रही है, बल्कि उनके शरीर के द्वारा कोई उनसे ये सब चीज़ें करवा रहा है। लेकिन फिर इन्हीं सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे गांव के बगल में जो महर्षि रहते थे उनको बुलाया जाता है। दरअसल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे गांव के एक तरफ तो वो पहाड़ी थी जिसके पास में उस खाली ग्राउंड में हम लोग खेला करते थे, और एक तरफ एक बड़ा सा काली माता का मंदिर था जिसके अंदर वह महर्षि रहा करते थे। और उन महर्षि के बारे में ऐसा माना जाता था कि उनके पास कई ऐसी अपार विद्याओं और शक्तियाँ थीं जिनके द्वारा वह बहुत से लोगों की ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनका शायद किसी अस्पताल में भी इलाज नहीं हो पाता था। लेकिन जब वह वहाँ पर आए और उन्होंने सविता काकी के घर की वह हालत देखी तो वह भी उस हालत को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने भी अपने जीवन में पहले किसी के साथ भी ऐसा होता हुआ नहीं देखा है। लेकिन फिर उसी दिन शाम को महर्षि के द्वारा काकी के घर के बाहर सड़क पर ही एक हवन कुंड की तरह का कुछ बनाया जाता है और वहाँ पर वह अपना जो भी तंत्र मंत्र था उसको शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर वह सारी चीज़ शुरू करते हैं तो अंदर की तरफ से अचानक से ही सविता काकी के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसको अंदर से पीट रहा था। लेकिन मेहर से उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोल रहे थे। अंदर की तरफ से जो आवाज़ें आ रही थीं वह आवाज़ें तो सविता चाची की ही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ के साथ साथ कई सारी और औरतों की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में वह अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ और भी बहुत सी औरतें रह। लेकिन फिर जब महर्षि को अपनी क्रियाविधि करने के बाद सही टाइम लगा तब जाकर वह उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं तो सविता काकी किसी मकड़ी की तरह बिल्कुल उसी तरीके से उल्टा होकर चलती हुई बाहर आती है जिस तरीके से मैंने उनको पहली बार देखा था। अब जैसे ही वह बाहर आई तो महर्षि उनसे बहुत गुस्से में पूछते हैं कि तू क्या लेने आई है, इस औरत के शरीर में आखिर तुझे क्या चाहिए। तो सविता काकी की आवाज़ के साथ साथ उनके मुंह के अंदर से एक अलग सी आवाज़ निकलती है। उस वक्त
जब वो बोल रही थी तो उनकी उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ साथ वहाँ पर और भी कोई दूसरी औरत बोल रही है। उस आवाज़ को सुनकर हम सभी लोग दंग रह गए थे। लेकिन तभी वह कहती हैं, मैं यहाँ से तभी जाऊँगी जब जो चीज़ मैं चाहती हूँ वह मुझे मिल जाए। साथ ही जो इंसान मुझे उठाकर लाया था वही मुझे वापस छोड़कर आएगा। लेकिन यह बात कहने के बाद वह अजीब सी भाषा में बोल रही थी। लेकिन वह सब कुछ बोलने के बाद एक झटके के साथ जैसे ही सविता काकी बेहोश होकर वहाँ पर गिरी तो महर्षि मेरी तरफ गुस्से से देखते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू उस पहाड़ी के बगल से उस पेड़ के नीचे से क्या उठाकर लाया था। अब जैसे ही मैंने महर्षि के मुंह से यह बात सुनी तो मेरी फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि आखिर इनको इस बात का कैसे पता चला कि मैं उस पेड़ के नीचे से कुछ उठाकर लाया था। लेकिन अब क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था तो इस बार मैं झूठ बोलना ठीक नहीं समझता हूँ और जो कुछ भी हुआ था वह सारी बात सबके सामने सच सच बता देता हूँ। लेकिन मेरे सच बताते ही, इससे पहले कि वह मेहर से और कुछ पूछते, उससे पहले ही मेरे गाल पर मेरी मम्मी के हाथ का एक जोरदार छांटा आकर लगता है, जिसकी वजह से मैं वहीं पर शर्म के मारे अपनी आंखों को नीचे झुका लेता हूँ, क्योंकि अब इतने गांव वालों के सामने मैं किसी बच्चे की तरह रो भी नहीं सकता था। हालांकि उस वक्त रोना तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल रखा। तभी महर्षि फिर से अपनी तंत्र विद्या के द्वारा वहाँ पर एक काले कपड़े की गुड़िया बनाते हैं और बेहोश पड़ी हुई सविता काकी के ऊपर से 21 बार उतारते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ उस गुड़िया को घुमाते हैं और फिर एक टोकरी के अंदर उसको रख कर मुझसे कहते हैं कि तू अभी के अभी रामलाल ताऊ जी के बाड़े में जा और वहाँ से एक छोटा सा बकरी का बच्चा अपने साथ ले और जिस भी जगह से तू उस गुड़िया को उठाकर लाया था उसी जगह पर इस गुड़िया को और उस बकरी के बच्चे को छोड़कर आ। लेकिन मैं ये चीज़ करने के लिए उनको साफ साफ मना कर देता हूँ। लेकिन महर्षि ने कहा कि तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी गांव वाले तेरे साथ चलेंगे, लेकिन हम लोग तेरे साथ सिर्फ उस खेलने वाले मैदान तक ही चल सकते हैं, आगे तुझे अकेले ही जाना होगा। अब जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस टाइम पर शाम के लगभग 6 बजे का वक्त हो रहा था और जब तक हम लोग गांव के बगल में उस मैदान के पास पहुंचे तो धीरे धीरे अब उसी दिन की तरह अंधेरा हो गया था जिस दिन मैं उस गुड़िया को वहां से उठाकर लाया था। लेकिन फिर महर्षि ने मुझे फिर से वह टोकरी देते हुए कहा कि जाओ और इसे चुपचाप वहां पर रख कर आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पीछे की तरफ जब तुम मुड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे जानने वालों में से किसी की भी आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन तुम्हें पलटक बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे तुम्हें किसी की भी आवाज़ सुनाई क्यों ना दे। अब उस टाइम पर मेरी माँ और मोहल्ले के बाकी के लोग भी उनके साथ में ही थे, लेकिन अब वहाँ से मुझे अकेले ही आगे जाना था। हालांकि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, पर सविता काकी की भलाई के लिए वो यह चीज़ करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि महर्षि ने उन्हें यह वचन दिया था कि उनके रहते मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं डरते डरते उस खेल के मैदान से उस बड़े से पेड़ की तरफ जाने लगता हूँ, जो कि उस जंगल नुमा इलाके के अंदर था। वो पेड़ उस खेल के मैदान से लगभग आधा किलोमीटर अंदर था, लेकिन फिर भी मैं डरते डरते उस पेड़ के पास जाता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे दिखाई देता है कि वह पेड़ बिल्कुल शांत है और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पर जैसे ही मैं उस टोकरी को और उस बकरी के बच्चे को वहाँ छोड़ता हूँ तो वह बकरी का बच्चा फिर से मेरे साथ वापस मेरे पीछे पीछे ही आने लगता है। अचानक से ही मुझे उस बकरी के बच्चे की काफ़ी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने किसी बहुत ही धारदार चीज़ से उसकी गर्दन ही उड़ा दी है। लेकिन फिर इस चीज़ की आवाज़ आने के साथ साथ कुछ ही देर बाद मुझे मेरे पीछे से बिल्कुल वैसा ही एहसास होने लगता है जैसा एहसास मुझे उस दिन हुआ था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है और तभी मुझे मेरे पीछे से सविता काकी की आवाज़ सुनाई देती है कि रिंकी तू मुझे यही छोड़कर जा रहा है। देख, मैं तेरी सविता काकी हूँ जो तेरे से इतना लाड प्यार करती थी और आज तू मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर कैद होकर रह गई तो फिर तेरे साथ खेलेगा कौन और तू रसमलाई खाने के लिए किसके घर पर जाएगा। लेकिन उस आवाज़ को सुनने के दौरान मैं समझ गया था कि जैसा महर्षि ने मुझसे कहा था ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही हो रही है, पर मुझे पीछे की तरफ पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना है।
उस दौरान जब मैं आगे आगे चलते जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्दन पकड़कर मुझे यहीं पर ख़त्म कर देगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं चुपचाप उस जंगलनुमा इलाके से बाहर आ गया। मेरे वहाँ से बाहर आते ही मेरी माँ ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया और उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे। लेकिन जब ये चीज़ हुई तो उसके लगभग 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे सवी काकी की तबीयत ठीक होने लगी थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इन सब चीज़ों के बीच उनके पेट में जो बच्चा था उसको उन्होंने को दिया था और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ उनकी ताम्र माँ बनने की ख्वाहिश भी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई थी। उस गुड़िया के अंदर उस पेड़ के नीचे रखा गया था जिसको मैं वहाँ से उठा कर ले आया था। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि जिस दिन मैं उसको वहाँ से उठा कर लेकर आया उसी रात मैं उसको सविता काकी के घर पर भूल गया और वह चीज़ उनके ऊपर हावी हो गई। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।